हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में। शोल्डर के पास ये जॉइंट होता है। पीछे से जो हमारी स्कैपुला बोन होती है उसका एक बोन का कर्व घूम के आता है जिसका लास्ट एंड को हम एक्रोमियन बोलते हैं। इधर से जो कॉलर बोन होती है वो जाके उससे यूनाइट करती है। दोनों बोन के जुड़ने से एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। इसमें स्टेबिलिटी के लिए अलग अलग दो पॉइंट्स होते हैं। एसी जॉइंट जब आपस में जुड़ते हैं, अगर वो टूटेंगे तो हॉरिजॉन्टली तो उनके अंदर स्टेबिलिटी चली जाती है। उसके पास नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है कोरेकॉइड। तो कोरेकॉइड और क्लेविकल के बीच में एक स्ट्रक्चर होती है, एक रस्सी की तरह मानिए, कि जो इसको वर्टिकल स्टेबिलिटी देती है। अगर ये पार्ट टूट जाएगा तो वर्टिकली स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो यही हमारी पूरी की पूरी इंजरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हमें मेंटेन करने होते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी के लिए। हमेशा क्लासिफिकेशंस जो बनाए जाते हैं इन इंजरीज़ को बेहतर समझने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम जब मैनेजमेंट कर रहे हों तो हमें उसके प्रोग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको जज करने के लिए हेल्प मिले। तो एक बार दोबारा से हम उसको रिवाइज़ करते हैं सिंपल वे में। सबसे पहले अगर जो टाइप 1 रॉकवुड इंजरी का क्लासिफिकेशन है, टाइप 1 में सिर्फ इस लिगामेंट में स्प्रेन आया है, यानी कुछ फाइबर्स टूटे हैं, इंजरी ऐसे ही स्लिंग देके ठीक हो जाती है। टाइप 2 इंजरी के अंदर एसी लिगामेंट जो है, एसी जॉइंट के लिगामेंट है, उसके अंदर तो टीयर हो गया है, थोड़ा सा वो डिस्टेंट दिखेगा, थोड़ा सा दूर दिखेगा। उसके अलावा जो कोरेकॉइड और क्लेविकल के बीच के लिगामेंट है उनमें स्प्रेन आ गया है, अभी टूटा नहीं है। तो ये भी इंजरी कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाती है स्लिंग देके। आप कुछ समय के लिए उनको बोलेंगे और बाद में फिजियोथेरेपी करेंगे तो उसी से ही बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। टाइप 3 इंजरी से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं जब एसी लिगामेंट यानी कि दोनों को जोड़ने वाला लिगामेंट और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट दोनों के दोनों टॉर्न हो जाए। तो उस समय इशू आता है, स्टेबिलिटी दोनों डायरेक्शन में चली गई है, हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी भी चली गई है और वर्टिकल स्टेबिलिटी भी चली गई है। तो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एल्डरली है, उनको बहुत सेडेंट्री लाइफ है, ज़्यादा काम नहीं करना होता है, उस सिचुएशन में उनको भी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे ही लेके चलते हैं। वैसे तो बाकी स्टेजेस के अंदर भी हम मोर और लेस ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है, वहाँ एक ग्रे जोन आ जाता है कि हमारे पेशेंट की एक्टिविटी लेवल क्या है। पर टाइप 3 के अंदर अगर पेशेंट थोड़ा सा यंग है तो हम उसको ऑपरेटिव इंडिकेशंस देते हैं। और टाइप 4, 5, 6 और 7 उनको हम एक ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, और ये सारे के सारे ऑपरेटिव इंडिकेशंस वाले फ्रैक्चर्स होते हैं। टाइप 4 की बात करें तो लिगामेंट के टूटने पे जो ये क्लेविकल का डिस्टल पार्ट होता है, ये वाला पार्ट आपका पोस्टीरियर चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। टाइप 5 में सब कुछ यही है, बट ये वाला पार्ट टूटने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। टाइप 6 में ये डिस्टल पार्ट नीचे की तरफ चला जाता है। टाइप 7 जो सबसे सीवियर इंजरीज होती हैं उसमें इस पॉइंट पे भी ये डिटैच हो जाता है और स्टर्नोक्लेविकुलर पॉइंट पे भी डिटैच हो जाता है। तो ये रॉकवुड क्लासिफिकेशन है। इसमें हमने डिस्कस किया है कि 1, 2 टाइप में कोई सर्जरी नहीं है और 3 ऑनवर्ड सर्जरी के इंडिकेशंस आते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? पुराना तरीका है कि यहाँ से के वायर डाल दी जाती है एसी जॉइंट को फिक्स करने के लिए। ये एक मैकेनिकल वे है कि आपने जॉइंट को बिठाया और उसको बिठाने के बाद उसमें वायर पुश कर दी बाहर से और उसके बाद उनको रेस्ट करने के लिए बोला। सो दिस इज़ ए मैकेनिकल वे। दूसरा तरीका होता है कि आपने इसको वायर से रिड्यूस किया, वायर डाल के, और उसके बाद क्लेविकल से नीचे कोरेकॉइड तक एक स्क्रू डाल दिया जिसको हम बॉसवर्थ स्क्रू बोलते हैं। फिर एक तरीका होता है कि हमारा, क्योंकि इंजरी सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है, फ्रैक्चर नहीं है, तो सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी के अंदर हम उस लिगामेंट को, जो सीसी लिगामेंट टूटा है, जो क्लेविकल से कोरेकॉइड के बीच का है, इसके टूटने की वजह से बोन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, वर्टिकल स्टेबिलिटी लॉस्ट हो रही है। एसी की तो हो ही रही है साथ साथ एक्रोमियोक्लेविकुलर, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम उसके साइड में एक और लिगामेंट होता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, उसको हार्वेस्ट करके उससे फिक्स कर सकते हैं, इसको सीसी लिगामेंट को बना सकते हैं। अगर लिगामेंट नहीं बना रहे हैं तो सिंथेटिक ऑप्शंस भी होते हैं, बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, जो ब्रेड्स, रिबन्स, टैक्रोन टेप्स वगैरह होती हैं। आर्थ्रोस्कोपिकली आजकल हम इसको करने लगे हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, और उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर लिगामेंट के साथ साथ बोनी इंजरी भी है, कई बार क्या होता है कि क्लेविकल का जो डिस्टल मोस्ट पार्ट होता है ये फ्रैक्चर्ड हो जाता है। तो अब ये क्लेविकल की इंजरी हमने एक दूसरे वीडियो में डिस्कस की है, वहाँ पे हम इतने छोटे पार्ट को फिक्स नहीं कर पाते हैं। तो जो क्लेविकल के डिस्टल फ्रैक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे पार्ट होते हैं जिनको हम किसी बोन प्लेट के साथ फिक्स नहीं कर सकते हैं, और एसी लिगामेंट का टीयर भी साथ में है।
तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमारे पास एक ऑप्शंस होता है, क्लेविकुलर की हुक प्लेट आती है जिसमें एक हुक होता है जो कि पीछे जाके एक्रोमियन के पीछे की तरफ जाके उसको फिक्स कर लेता है। इसके अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कब इसे लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, बट ये ऑप्शन है क्योंकि हमारा फ्रैक्चर भी है साथ में और उसके साथ साथ जॉइंट का डिसलोकेशन भी है। तो वो जो पोस्टीरियर लैटरल हुक है वो पीछे की तरफ जाके बोन को एक्रोमियन को फिक्स कर देता है और दोनों बोन्स अलाइनमेंट में आ जाती हैं। बट इसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर इस प्लेट को लगाते हैं और जब आप फ्रैक्चर जुड़ जाता है, लिगामेंट स्टेब्लिश हो जाता है फाइब्रोसिस के थ्रू, तो शोल्डर जॉइंट में बहुत स्टिफनेस आ जाती है। अगर सही तरीके से मेंटेन नहीं हुआ तो वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है शोल्डर जॉइंट के अंदर। प्लेट की ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल है, तो वहाँ स्किन के इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं, बहुत प्रोट्रूड लगती है प्लेट। और जब आप बाद में अगर इस प्लेट को निकालेंगे नहीं और इसके लगे लगे आप मूवमेंट करेंगे तो आसपास की बोन में लाइसिस होने लगता है। तो ज़्यादातर केसेस में हमें इसको प्लेट को निकालना ही पड़ता है और वो भी बहुत अर्ली फेज़ में निकालना पड़ता है। उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है कि आपने इसको प्लेट को जल्दी निकाल दिया ताकि स्टिफनेस ना हो जाए, शोल्डर आपका जाम ना हो जाए, तो उसमें नॉन यूनियन के चांसेस होते हैं कि हो सकता है बोन तब तक जुड़ी ही ना हो। आप शोल्डर मूवमेंट के बिहाफ पे आप प्लेट जल्दी निकालेंगे। दूसरा, आपकी बोन अगर जुड़ भी गई है और आप उसके बाद मूवमेंट दोबारा रिज्यूम कराएंगे तो रीफ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये सारे के सारे क्लेविकुलर हुक प्लेट के साथ पॉइंट्स होते हैं। आजकल इसके जो ऑप्शंस हैं और भी लोग जो अलग अलग सिचुएशंस में लेते हैं, जैसे कि हमने इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है उसके साथ साथ फिक्सेशन किया तो उसमें जो हार्डवेयर लगाया, तो ये आपका क्लेविकुलर हुक प्लेट वाला ऑप्शन तो है ही है। उसके अलावा कई बार हम जो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट की रिपेयर से ही इस चीज़ को कर लेते हैं और उसके साथ साथ एक बॉसवर्थ स्क्रू आता है जिसको लगा देते हैं, बट उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं स्क्रू लगाने से। वहाँ भी बोन का रिजॉर्प्शन होता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू तो हमने रिपेयर की नहीं है और अगर इसको जल्दी मूवमेंट करेंगे तो वहाँ भी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। जो लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो लिगामेंट की है, इस कंडीशन के अंदर लिगामेंट आपका रप्चर हुआ है तो बेस्ट वे यही होता है कि आप लिगामेंट को रिपेयर करें, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट को आप हार्वेस्ट करके और उसको आप रिपेयर करें। ऑल्दो इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम आएगी, लिगामेंट से उतनी स्ट्रेंथ नहीं आती है रिपेयर करने से। और ये सारी की सारी सर्जरीज के साथ आपके लंग्स के कॉम्प्लिकेशन, न्यूमोथोरैक्स, पल्मोनरी कंट्यूजन और बोन के अगर कोई भी आप हार्डवेयर लगाते हैं तो ऑस्टियोलाइसिस के चांसेस होते हैं, वहाँ पे ऑसिफिकेशन के चांसेस होते हैं सर्जरी के बाद में। कई बार जो जॉइंट में आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है उसके लिए भी हमें एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है क्योंकि बहुत ही पेनफुल जॉइंट होता है, जितना आप इसको मूव करेंगे उतना ज़्यादा वो पेन करेगा। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स को हम वीवर डन प्रोसीजर बोलते हैं। वीवर डन के अंदर क्या करते हैं कि क्लेविकल के डिस्टल पार्ट को हम एक्सरसाइज कर देते हैं और उसकी स्टेबिलिटी के लिए वही कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट को लगा के हम फिक्स कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसमें पिन्स को यूज़ करते हैं, वायर्स को यूज़ करते हैं। जो एक्सपर्ट हैंड्स होते हैं वहाँ तो वो फिर भी ठीक होते हैं और उसके बाद क्योंकि आपने एनाटॉमिकल रिडक्शन नहीं किया है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं, आपने सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर नहीं किया है उसकी प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो आजकल की डेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे न्यू ट्रीटमेंट है कि आर्थोस्कोपिकली इस लिगामेंट की इंजरी को हैंडल किया जाए। तो उसमें आर्थोस्कोपिकली जब आप जाते हो तो सब एक्रोमियन लेवल पे, एक्रोमियन के नीचे आपका स्कोप होता है, वहाँ से आप डिकम्प्रेस करते हो। उसी टाइम पे आप एक्रोमियन पे जो लगा हुआ होता है कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट का पार्ट, उसको आप रिलीज़ कर लेते हो ताकि आप उसको मोबिलाइज भी कर सको और उससे रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हो। उसके अलावा आप जो आर्थोस्कोपी में लूप्स और स्क्रूज़ और जो पिंस होते हैं उनको या सिंथेटिक फाइबर्स को लेके भी उसको स्टेबलाइज कर सकते हो यहाँ इस स्क्रू के थ्रू और नीचे कोरेकॉइड से घुमा के उसको फिक्स कर सकते हो। तो आर्थोस्कोपिकली भी ये चीज़ मेंटेन हो जाती है। हमारा इसके ऊपर एक ऑलरेडी पेपर भी पब्लिश्ड है कि हमने जो सक्सेसफुली इस इंजरी को मेंटेन किया है। तो ये सारे के सारे वेज़ हैं जिस तरह आप एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की इंजरी को मैनेज करते हो। ये जैसे जैसे रॉकवुड ग्रेड 3 से लेके 7 की तरफ जाती है इंजरी, वहीं इसके मैनेज करने के तरीके डिफ़िकल्ट होते जाते हैं। सो आई थिंक कि हमने इन दोनों वीडियोस में पहले पार्ट में जहां हमने बेसिक डिस्कशन किया था एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में और सेकंड पार्ट जहां पे हमने पूरा ट्रीटमेंट वाले पार्ट को डिस्कस किया है, आपको बहुत सारी इंसाइट मिली होगी इस फ्रैक्चर को कैसे मैनेज किया जाता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। सो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।